दोस्तों यूपीएससी कोचिंग फैक्ट्रीज़ के बारे में आपने सुना है। जैसे कि हम हैं सिनॉप्सिस आईएएस। असल में हम कुछ और नहीं, बस बिजनेस एम्पायर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो ड्रीम देखते हैं बहुत बड़ा नेशन बिल्ड करने का। हमारे पास एक चोला है नेशन बिल्डिंग का। हम खुद को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम गुरु हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, बट एक सच ये है हम सिर्फ सेल्समैन हैं। सपने बेचते हैं, पैसे छापते हैं, यूथ की इनसिक्योरिटीज़ के बेस पर अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। हमें अच्छे से ये पता है, आप सबको पता है कि 99% स्टूडेंट्स कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे इस एग्ज़ाम में। लेकिन क्या हम कभी ये डेटा आपको बताना चाहेंगे? डिस्पाइट कि आप जानते हो, फिर भी हम आपको यही बताएंगे कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। अब की बार हमारी टेस्ट सीरीज़ ले लेना, सिलेक्शन पक्का। और कमज़ोर स्टूडेंट्स को अल्टरनेट करियर बताने के बजाय हम उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं एंडलेस अटेम्प्ट्स की, स्ट्रगल्स की। ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारते हैं कि पूरी 20s और 30s हमारी या फिर किसी दूसरी कोचिंग की बेंच पर खप जाए। ये इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ फेलियर इक्वल टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर आप प्रीलिम्स में फ़ेल हो गए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, मेंस में फ़ेल हो गए तो थोड़ी बहुत वैल्यू है, इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो भी थोड़ी बहुत वैल्यू है। लेकिन क्या कोडिंग सीख लो नौकरी मिल सकती है, CS कर लो करियर बन सकता है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर लो तो स्टेट पीएससी तक भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर आपने सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की है। ले देकर एनालिटिकल एग्ज़ाम है ना, मजाक थोड़ी है। और कभी आपने वीडियोस देखे हैं, जैसे मैं भी बनाता हूँ स्ट्रेटजी वीडियोस, मोटिवेशनल टॉक्स। ये दरअसल किसके लिए मोटिवेशन है? आपके लिए। स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए है। दीज आर स्ट्रेटजी वीडियोस फॉर अस। एक आपको वीडियो दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने ही बनाया होगा कभी, जैसे दीज आर नॉट स्ट्रेटजी वीडियोस, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी, जैसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे हर चैनल पे आपको भरे हुए मिलेंगे, इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हम भी तो उसी फैक्ट्री का ही पार्ट है ना। तो दीज आर स्ट्रेटजी वीडियोस जिससे हमारी अर्निंग बढ़े। मोटिवेशनल टॉक्स हमारे अपने स्टार्टअप्स और अपनी कोचिंग्स को चलाने के लिए। दीज आर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैप टॉक्स। डिज़ाइन ऐसे ही किए जाते हैं कि आप लोग इसमें स्टक रहो, इस साइकिल में, साइकिल ऑफ होप, फेलियर, अगेन होप एंड री इनरोलमेंट। क्या वापस से इनरोल करो? एक साल थोड़ी तैयारी करनी है, 5-6 साल। तो यूपीएससी को अटेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ही आपको पूरा बिल्कुल कह दिया कि 20 अपनी आप पूरी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो ले देकर हम प्रोड्यूस क्या करते हैं? नेशन बिल्डर्स। हम प्रोड्यूस करते हैं डिप्रेस्ड यूथ, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस, ब्रोकन ड्रीम, डिलेड लाइफ्स। 30s की उम्र के जो एस्पिरेंट्स हैं इस लूप में फंसे रहते हैं। ना कोई करियर, ना स्टेबिलिटी, सेविंग्स या तो होती नहीं या फिर बर्बाद कर दी होती है। एक बर्बाद आपका जो CV है। और हम कोचिंग वाले अपने अलग फ्रेश बैच के लिए तब तक नए स्ट्रेटजी वीडियोस बना सकते हैं, बनाने में लग जाते हैं। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। ये सब ज्ञान देने के बाद भी मैं आपको यही कहूँगा एंड में कि मेरा ये वाला कोर्स ले लो, राइट। तो खैर ठीक है, मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा कि ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्यों है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल हमने बात कर ली है। इसमें आप मेंटर्स, जो यूट्यूब पे हम मेंटर्स हैं या फिर कोचिंग्स हैं, उनका भी एक रोल डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और मेंटर्स का क्या रोल है उसमें हमने बात कर ली। मैं ये बात करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो आसान होना चाहिए था, डिस्पाइट चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो। जिन लोगों ने एक लेवल से ऊपर प्रिपरेशन कर ली है उनके लिए ये एग्ज़ाम ईजी है। क्यों? अगर मैं पहली बात करूं, एग्ज़ाम में सोर्स क्या है? अगर आप NCERTs और बेसिक बुक्स पढ़ के चले जाते हो, मैं आपको 3 सोर्स बता देता हूं। NCERTs नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बेसिक बुक्स जो भी आपको बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए डैश डैश, यू नो कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है। बेसिक बुक्स, PYQs एंड करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत किसी भी एक इंस्टीट्यूट के। तो ये मैंने हटा दिया। इन 3 सोर्सेस को अगर आप करके चले जाते हो, CA जिसमें आपकी प्रिपरेशन का लेस देन 5% वेटेज होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में इन्हीं सोर्सेस से पाओगे। फिर भी ये डिफ़िकल्ट है। दूसरा, अगर हम यही कह लें कि चलो NCERT से क्वेश्चन है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होगा, ठीक है। आप इंडिया में ही देख लो, IIT IIM के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस लिटरली हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लेते हैं, अंडर अटेम्प्ट करके आते हैं। यहाँ भी अंडर अटेम्प्ट करते हैं, सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट है, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। बट अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल सोचो तो एटलीस्ट 30-40% पेपर आपका रिलेटिवली ईजी है, एटलीस्ट इन IIT IIM के एग्ज़ाम से। तीसरा, मेंस में आंसर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आंसर राइटिंग जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें अगेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या बताते हैं, आपको ये फील कराया जाएगा कि आपने अभी तक आंसर राइटिंग की ही नहीं है।
ग्रेजुएशन तो किसी और ने कर ली हमारे नाम पे, स्कूल में जो पेपर्स थे वो किसी और ने लिख दिए, डिस्पाइट कि हम उसी में कुछ इंप्रूवमेंट्स कराएं। वो जो हम आंसर राइटिंग सालों साल कई एग्जाम्स निकाल के देते हुए आए हैं, चाहे हमारे भले ही 60% मार्क्स आए हों या फिर 98% आए हों स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक, फिर भी उस चीज़ को इम्प्रूव कराए बिना हम ये फीलिंग में स्टूडेंट्स को डाल देते हैं कि आपने आंसर राइटिंग के नाम पे कुछ किया नहीं है, राइट। फिर भी आंसर राइटिंग तो की हुई होनी चाहिए थी हमारी। चौथा पॉइंट, अगर मैं कहूँ इंटरव्यू इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्ट है। कभी आपने DAE इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के बारे में सुना है? मेरा इंटरव्यू 2.45 आवर्स के आसपास था। उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, पर्सनल चीज़ों के बारे में कि मतलब तुम्हारा नाम बता दो बस, और एक थोड़ा सा एक वेयर्ड सा क्वेश्चन था, फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, राइट। आप ये मान के चलो 2 घंटे 42 मिनट्स, इट वॉज प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू। तो UPSC का इंटरव्यू भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट इस इंटरव्यू की तो खास बात यह है, ऐसा झूठ बोलो कि एग्जामिनर भी बोले कि वाह क्या झूठ बोला है, हम इतने साल ये चीज़ नहीं कर पाए, ये बंदा करेगा। लेट जाए एग्जामिनर आपके चरणों में, इंटरव्यू आपका क्वालिफाइड, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोचिंग या स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल है। फिर UPSC को लोग कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल PSC है, लेकिन टॉपिक्स और क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं। प्रूफ अगर आपको देखना है तो अगेन यू कैन टेल इट मार्केटिंग, एंड आपको जो एज्यूम करना है कर लो। लेकिन अगर 28 में से 16 क्वेश्चंस सोशियो ऑप्शनल में पेपर 1 में PYQ से आ सकते हैं, या फिर GS 1 2 3 4 का ये डेटा है, 2025 का या फिर उससे पहले का जो डेटा है 2024 का डेटा, एंड 23 22 21 सारा डेटा आपको दिखेगा, देन इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। नॉट इवन प्रीलिम्स, नॉट इवन मेंस। तो एग्ज़ाम तो इजी होना चाहिए था डिस्पाइट कंपटीशन। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि आपको 45 ईयर्स के मेंस, GS एंड ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए अलॉन्ग विद योर बेसिक बुक्स प्लस सम पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, तो ये डिफ़िकल्ट लगता है। 45 ईयर्स अपने आप में सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेंस में लगभग आपको 2500 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 2000 से 2500 के आसपास क्वेश्चन हैं जो आपको GS में करने पड़ेंगे, एंड 1500 से 1600 क्वेश्चंस अलग अलग ऑप्शनल्स में आपको दिखेंगे, राइट। GS 1 2 3 में अगर आप देखो एक साल में 60 क्वेश्चन आते हैं तीनों में मिला के। GS 4 में आप देख लो कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ही तो आते हैं 10 नंबर के, बाकी केस स्टडीज़ होती हैं। ऑप्शनल्स में अभी आप कैलकुलेट करोगे तो यही है। ले दे के मेन्स में अराउंड 4500 क्वेश्चन, एंड प्रीलिम्स में 45 ईयर्स मीन्स 4500 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 1000 क्वेश्चन आज की डेट में तो रिलेवेंस रखते ही नहीं है। तो ले दे के 30 से 35 फुल लेंथ टेस्ट, राइट। तो यही तो होना चाहिए था। वॉट वी थिंक, एक्चुअल में कोचिंग्स ने हमें इस वे में ट्रेन किया है, या फिर जो टॉपर स्टॉक हैं, कई बार आप टॉपर स्टॉक में देखोगे ना, ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको किसी को उम्मीद नहीं होती, इनफैक्ट उन्हें खुद भी होप नहीं होती। रिजल्ट से एक दिन पहले भी पूछ लो ना तो उनको लगता है यार पता नहीं क्या होगा, दोबारा प्रीलिम्स देना है, उसकी भी तैयारी नहीं हो, फलाना ढिमकाना। नेक्स्ट डे दे आर गेटिंग क्वालिफाइड एंड दे आर टेलिंग कि मेरी तो ये स्ट्रेटजी थी, वो स्ट्रेटजी थी, राइट। तो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स कि ये एग्ज़ाम ईजी होना चाहिए था, हमारी जो एक कंडीशनिंग है वो कैसे की गई है कि UPSC एवरीथिंग अंडर द सन, कुछ भी पूछ सकता है, देयर इज़ ह्यूज सिलेबस, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, वो सिंपल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल SSC में अगर पूछ ले कि 5 राइटर्स ऑफ भक्ति लिटरेचर, यहाँ पूछेगा व्हाट इज़ नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, और आप इतने ज़्यादा आंसर राइटिंग करने के बाद भी आप लिखाओगे भक्ति मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये सब तो ठीक है, फिर है क्या एग्ज़ाम, क्यों डिफ़िकल्ट है? एग्ज़ाम बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको सबसे बड़ा रोल बताऊँगा, अदर देन ऑल दीज थिंग, जो हम सोचते हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं वो मेंटल लेवल पे होती हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, ये एक चीज़ है। राइटिंग स्किल्स मेंस में चेक होती हैं, राइटिंग स्किल्स कि आप कितने जल्दी इस चीज़ को कर सकते हो। पर्सनैलिटी आपके इंटरव्यू में चेक होती है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंटरव्यू में चेक नहीं होती है, GS 4 में, केस स्टडीज़ में चेक होती है। ऑप्शनल में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 5 तो कंपलसरी है। इनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस चूज़ करने, एटलीस्ट 1 यहाँ से, मतलब किसी एक सेक्शन से एटलीस्ट 1 और दूसरे से 2। कई बार ये पूरा, जैसे ज्योग्राफी में मेरा ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, एक यहाँ से। मेरे फ्रेंड का ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है पेपर 2 में, मेरा ये वीक है पेपर 2 में। मार्क्स में 50-50 नंबर का गैप आता है, ये डिसीजन मेकिंग का रोल है, इंटरव्यू में तो है ही। ले दे के अगर मैं कहूँ UPSC में जो डिफ़िकल्टी लेवल है 3H, उससे हैंडल किया जा सकता है। पहला H है हेड, दूसरा H है दिल, दिमाग एंड हैंड। हेड को, हर्ट को एंड इसको, हैंड को आप जहाँ पे जोड़ लो।
हेड मतलब नॉलेज, हार्ट मतलब वैल्यू सिस्टम, एंड हैंड मतलब प्रैक्टिकल एक्शन, आप जो हाथों से काम करते हो, डिसीजन मेकिंग, जो भी चीज़ आप करते हो, राइट। तो इस तरह से आप इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा सोचो कि क्यों डिफ़िकल्ट है। कुछ पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, राइट। पहली चीज़, जो इसमें 80% डिफ़िकल्टी है वो मेंटल लेवल पे है, एग्ज़ाम हैरेसिंग है। देर इज़ 3 स्टेज ऑफ एलिमिनेशन, प्री मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद फिर प्रीलिम्स। ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल अपने आप में बहुत गंदी है। आप देखो यूपीएससी करता क्या है कि प्रीलिम सपोज यहाँ हुआ, मेंस जस्ट बाद हो जाएगा, इंटरव्यू इसके कुछ टाइम बाद होगा, एंड अगला प्रीलिम्स यहाँ होगा, एंड अगला मेंस यहाँ। आपके इस प्रीलिम्स का रिजल्ट यहाँ कहीं आता है, राइट। नॉट यहाँ, प्रीलिम्स कहीं यहाँ, इसके जस्ट बाद हो जाता है, प्रीलिम्स इंटरव्यू के जस्ट बाद, राइट। तो रिजल्ट यहाँ कहीं आता है। आपको ये टाइम खुद इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट करा दिया, आपको इम्प्रूव करने का चांस ही नहीं दिया। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसकी वजह से इशू ये होता है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार क्रैक कर लिया है, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस इवन इन नेक्स्ट प्रीलिम्स। कोई गारंटी नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये साइकिल अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको ब्रेक करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको 1 साल का गैप ले लेना चाहिए। बट कई बार हम इतना कुछ लाइफ में स्टेक पे लगा के बैठे होते हैं, वो 1 साल होता ही नहीं है। तो जो 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में लाखों लोग अपेयर होते हैं, आपने देखा लगभग 2 से 3% या फिर 10,000 स्टूडेंट्स के आसपास आजकल क्वालिफाई होते हैं। ये नॉलेज का टेस्ट है। इसमें आप देखोगे कि जो नॉलेज टेस्ट है वो आपका 20 to 30% है प्रीलिम्स में। ये आपका टेस्ट करता है एप्टीट्यूड, स्पेशली पेपर 1 में। पेपर 2 तो ठीक है, पेपर में जैसे एलिमिनेशन के क्वेश्चंस हैं, पेपर बहुत लेंदी कर दिया, तो यहाँ पे भी आपका एप्टीट्यूड और एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल चेक होती है। मेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये नॉलेज 30 to 40% चेक करता है। मेंस में सबसे ज़्यादा चेक होता है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे चेक होती है? देखो, आपको जानना है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है किसी टॉपिक के बारे में, आप फटाफट उसके बारे में लिखना शुरू करो। अगर आपके गैप्स आ रहे हैं या फिर आपने कुछ लिखा, फिर मान लो आपने समथिंग ये कुछ लिखा, फिर ये काट दिया, फिर कुछ लिखा, फिर ये काट दिया, अगर आपके पेज पे 3-4 से ज़्यादा कटिंग है, इसका मतलब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्कुल भी नहीं है। तो मेंस एग्जाम आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक करता है, राइटिंग स्पीड और एनालिसिस पावर, वो भी क्विक। 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने की इंक्लूडिंग थिंकिंग वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मेंस एग्जाम ये देखता है। इसमें हम बात करें जीएस मेंस। अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल की, तो ये नॉलेज आपका 80 to 90% चेक करता है, जिसमें काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछने का स्कोप है। इंटरव्यू ठीक है, अगेन ऑनेस्टी, डिसीजन वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं। ये एक सैड ट्रूथ है, राइट। क्यों डिफ़िकल्ट है? जैसे अभी हमने बात की, आपको ज़ीरो फील कराया जाता है कि आप यू आर एब्सोल्यूट ज़ीरो। एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ लो, क्या हो गया, स्कूल की किताबें तो हैं। पीवाईक्यूज़ करने पड़ेंगे, पहले कभी ज़िंदगी में पीवाईक्यूज़ नहीं किए क्या? न्यूज़पेपर की आदत नहीं है, पढ़ो न्यूज़पेपर, राइट। हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रिपरेशन का, वो अपने आप में गलत है। फॉर एग्जांपल, आप किसी यूट्यूब वीडियो को उठाते हो, स्ट्रेटजी को उठाते हो, मोस्टली करंट अफेयर सेंट्रिक मिलेंगे, या फिर हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, या फिर हमारी ये चीज़ कर लो, मेरा मटेरियल ले लो, मेरी क्लासेस ले लो, हमारे खुद के सबके ही चलते हैं पीआर मार्केटिंग कैंपेन, उसमें क्या बताया है तो ले देखिए, एडटेक का बिजनेस ही ना, राइट। एंड देयर इसके बाद जो कुछ और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है, यहाँ पे जो कंपटीशन है दैट इज़ नॉट फेयर। एक 21 साल का स्टूडेंट एक 32 साल के डेलॉइट में काम किए हुए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन से भी कॉम्पीट कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि ये एक 25 साल का स्टूडेंट है, ये अपनी घर ज़मीन सब कुछ बेच पाच के बैठे हों, इनके पास खूब पैसा है एंड ये इनके पास खूब एक्सपीरियंस है, ये सब एक लेवल पे है। कई बार लोग लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुए होते इस एग्ज़ाम को देने से पहले। एक चीज़ और इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाती है, खुद इस एग्ज़ाम ने 6 अटैम्प्ट तो जनरल में दिए हैं, +3 आप ओबीसी में ऐड कर लो, बाकी रिजर्व कैटेगरी में और ऐड करते जाओ। बेसिकली आपके 20s और 30s पूरे इस एग्ज़ाम के लिए बना दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग इन दिस साइकिल इन 21 एंड 32 की एज में वो बाहर निकल के आते हैं, वही अपना एक ख़राब CV और स्टेट ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद फिर कहते हैं अब नहीं हुआ, इतने साल कर लिया, तो थोड़ा और एफर्ट देके हम कर लेंगे PSC, स्टेट PSC की हम तैयारी में जुट जाते हैं। ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं। अब इनसे क्या बाहर आया जा सकता है? हाँ जी, आया जा सकता है बिल्कुल। सबसे पहला तरीका बाहर आने का क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि ले देकर ये एक एग्ज़ाम ही है, राइट। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप निकाल लो,
राइट। ले देकर वो एग्ज़ाम है, पास भी हो गए तो कुछ बहुत चेंज नहीं हो जाएगा, फेल होने से भी सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी सर्विसेज छोड़ के ही बैठे होते हैं, राइट। एक चीज़ में डिफरेंस ज़रूर आएगा, कॉन्फिडेंस। इंडिया में अगर आपने गवर्नमेंट जॉब निकाल ली तो आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे फील कराया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में फेल हो गए तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या फील कराया जाएगा। आपको इसमें 3 से 4 अटेम्प्ट्स देने हैं, बीच में गैप्स का भी टाइम रखो, एंड यू शुड हैव विल फॉर एग्जिट। अगर विल नहीं है ना एग्जिट होने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे। आप कहोगे चलो 1 साल और देखते हैं, 1 साल और देखते हैं, 1 साल और देखते हैं, 1 साल और देखते हैं। इस तरह से बीच में कभी आपकी शादी की बात होगी, कभी कुछ और अल्टरनेटिव एग्ज़ाम कुछ होते होते 21 से 32 एज आपकी कब निकल जाएगी, यू नेवर नो। तो पहला इससे बाहर निकलने का तरीका ये होना चाहिए, इसको दिल पे लेके नहीं बैठना है। दूसरा, एक एक करके पॉइंट 7-8 पॉइंट्स में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि PYQs आपकी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लास्ट वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे रिलीज़ किया था, दैट इज़ स्टार्ट्स ये वीडियो, फेलियर स्टॉक में एपिसोड था मेंस रेडी बाय दिसंबर, क्यों आपको नहीं करना, इसमें भी बात की है। एंड मेंस आंसर बिल्डिंग में, MSGP, इन सब प्लेलिस्ट में हम PYQs की बात करते हैं। तो PYQs आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन होने चाहिए। जो फ्री अनसॉल्व PYQs हैं सिनॉप्सिस की वेबसाइट से डाउनलोड करो एंड करो। देन नेक्स्ट थिंग, करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए रखो। दिस शुड नॉट बी योर एस्केप मैकेनिज्म, कि हम तो करंट कर रहे हैं, स्टैटिक गया तेल लेने। स्टैटिक अगर तेल लेने गया तो फिर आप भी तेल ही बेचते दिखोगे एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद, राइट। दूसरा एक और पॉइंट है, आई थिंक दिस वुड बी पॉइंट नंबर 4, कि अगर आप फेल हो गए एंड जो साइकिल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, 1 ईयर ब्रेक लेना पड़ेगा। बिकॉज एग्ज़ाम बॉडी ऐसी है कि इस प्री का रिजल्ट अगले प्री के जस्ट पहले देगा। अगर आपने मेंस दिया हुआ है तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, प्रीलिम्स से कुछ गलतियाँ कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार ये मार्कशीट अनएक्सपेक्टेड शॉक्स लेके आती है, हमें पता भी नहीं होता कि यार ये क्यों हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होनी चाहिए, आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। सब कुछ आप गंवा के बैठ नहीं जाओगे। नेक्स्ट चीज़, एंटी सोशल होके नहीं बैठ जाना है। ये नहीं कि अपने आप को एक कमरे बंद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं कि अब आप एंटी सोशल मना कर दिया तो पूरे दिन आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ही लगे रहो, ऐसा नहीं है, राइट। आपको ये करना है, सपोज़ 7 डेज़ होते हैं एक वीक में, मान लेते हैं कि होते होंगे, ठीक है। 6 डेज़ आपको पढ़ाई करनी है, 1 डे रेस्ट लो। इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो कि आप वीक में 1 दिन रेस्ट ले सकते हो, या फिर 15 दिन में 2 बार रेस्ट ले सकते हो, या फिर एक मंथ में 30 डेज़ में 4 to 5 डेज़ का रेस्ट होना चाहिए। आपको अगर कहीं घूमने का शौक़ है, 25 दिन पढ़ो, 5 दिन बिल्कुल जाके गोवा में जाके भगवान का भजन करो, शौक़ से कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपको ब्रेक्स ज़रूर लेने पड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी को रेगुलरली जियो। अदरवाइज़ मिनिमम जो इस एग्ज़ाम के लिए टाइम, मिनिमम टाइम कह रहा हूँ मैं, टी मिनिमम, दिस इज़ नॉट 1 ईयर। सपोज़ आपको अभी 2030 का एग्ज़ाम देना है, आपने 1 साल पहले 2029 में सपोज़ प्रिपरेशन शुरू की, तो लगभग ये 8 से 10 महीने से लेके 1 ईयर मान लें, मोटा मोटा 1 ईयर। आप 2031 के रिज़ल्ट तक वेट करोगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी ड्रीम रैंक से सिलेक्ट हो रहे हो तो भी मिनिमम 2 साल की तैयारी है। सपोज़ आप सिलेक्ट हो गए लेकिन आपको मिला IRS और आपको बनना था IAS, तो फिर 1 और साल। इतने साल बिना गैप के नहीं चलाए जा सकते। तो पावर ऑफ ब्रेक्स आपको समझनी पड़ेगी, राइट। ये 1 साल का गेम नहीं है, एंटी सोशल होके नहीं चल सकते। देन इसके बाद जहाँ से हमने पूरी चीज़ शुरू की थी, जो एक्सेसिव टॉपर स्टॉक है ना, वो नहीं करनी है। मान लो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैंने ज्योग्राफी में तो कभी आंसर राइटिंग नहीं की, 90s में कुछ मार्क्स थे, उससे 170s में मार्क्स पहुँच गए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 150s। ये ऑल इंडिया हाईएस्ट हैं जब डिफ़िकल्ट पेपर थे। स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, ये वीडियो टाइटल सर्च करना, वहाँ पे मार्कशीट आपको दिखेगी, राइट। मैं कहता हूँ मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं की, दैट इज़ अ ट्रुथ। बट क्या आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हो? मेरा बैकग्राउंड रिसर्च का बैकग्राउंड है, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हम काम करते हैं। दूसरा, बुक्स कितनी पढ़ी हैं, मॉडल आंसर कितने बनाए हैं, एक 3 पेज का आंसर बनाने के लिए कितने पेज फाड़ के गुत्थम गुत्ती करके फेंके होंगे, राइट। तो आप नहीं जानते, हम बस स्टेज पे आके खड़े होकर ये कह देते कि हमने तो कोई आंसर राइटिंग की ही नहीं, एंड इतने मार्क्स आ गए। देन एक चीज़ आपके लिए और एक चीज़ UPSC कोचिंग्स के लिए, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत की बात मत करो। ये नहीं कि करेंगे करेंगे, मार्केट में सब कुछ खरीद लिया, ये सब नहीं करना, मेहनत करनी है। ये आपके लिए काम है। मोस्टली लोग इसलिए फेल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में, बिकॉज दे आर नॉट स्टडीइंग। आप पढ़ नहीं रहे हो। आप कभी स्टडीज ये वीडियो, कभी टॉपर स्टॉक, कभी कोचिंग, आप ही आते हो ना हमारे पास, राइट। आपको चाहिए मेंटरशिप,
हमें तो सेल करनी है, राइट। अगर डिमांड है मार्केट में तो चलेगी कोचिंग, डिमांड ही नहीं है तो काहे की कोचिंग, राइट। तो रोल ऑफ यूपीएससी कोचिंग्स है, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ कह दी, कि सच कह दिया, किसी और ने कहा नहीं, आप सब जानते हो। पेड टॉपर स्टॉक कैसे की जाती है, यूट्यूब पे सिनॉप्सिस में ही वीडियोस डाले हुए हैं कि कितने लाख रुपए देके या कितने हज़ार रुपए देके कितने रैंकर से हम बात करवा सकते हैं आराम से कि दे आर आवर स्टूडेंट, राइट। तो ये सब जानते हुए भी हम फिर भी मेहनत नहीं करते। मेहनत करो, मेहनत की बात मत करो, यही इकलौता तरीका है इस एग्ज़ाम को हैंडल करने का। और सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्रिया अदा करो। नहीं हुआ तो भी 3-4 साल उसके बाद भी भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलो कि मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करके कुछ फ्रूटफुल अचीव किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दैट वाज माय टाइम। एंड अगर आप अगेन कोर्सेज एनरोल करना चाहते हो तो ये फिर सिनॉप्सिस की वेबसाइट तो है ही। मिलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस वीडियो में।